बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन करनी है दैट इज़ ARM इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और ये एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर कंसिडर होता है। सबसे पहले जो चीज़ इसमें देखने वाली है दैट इज़ के ARM आर्किटेक्चर जो है इसने जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप इसको देखेंगे, और सबसे पहले इसके लिए जो ज़रूरी है व्हाट इज़ ARM। ARM stands for Advanced Risk Machines। इनको एडवांस रिस्क मशीन्स कहा जाता है। और अब सवाल अगला ये होता है कि रिस्क क्या है। बेसिकली जब आप कंप्यूटर के अंदर आते हैं तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। द वन इज़ योर रिस्क एंड द सेकंड वन इज़ योर सिस्क। रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन, और सिस्क आता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन। रिस्क जो है इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो छोटा होता है, लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो फास्टर वे में एग्जीक्यूट होती है। सिस्क के अंदर जो इंस्ट्रक्शन साइज़ है ये ज़्यादा बड़ा होता है, और लेकिन इसकी अंदर जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये आपकी ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है इंस्ट्रक्शन उसको कैरी आउट कर सकती है। जब आप इसके अंदर देखेंगे कि आपके पास ARM जो इंस्ट्रक्शन थी वो आपकी इवॉल्व हुई है 1985 से, जहाँ पे इसका वर्जन 1 था, और ये आहिस्ता आहिस्ता 95 तक पहुँचते पहुँचते इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन साइज़ है वो दो किस्म के हमारे पास अवेलेबल होना शुरू हो गए। द वन इज़ योर थंब एंड दूसरा है हमारे पास ARM32। और जो मज़ीद इवॉल्व हुए और जब 2004 तक पहुँचे, जब इसका ARM का वर्जन 7 आया, तो हमारे पास तीन जो हैं वो कैटेगरीज अवेलेबल थी। द वन इज़ योर थंब 2 और ARM32। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पास Cortex M3 R4 और Cortex 8 A9 एंड M4 हमारे पास जो है अवेलेबल होना शुरू होते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पास जो है एडवांस लेवल के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स जो हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह 2013 तक हमारे पास जो ARM का वर्जन था वो 8 तक पहुंच चुका है, और जो है इसके अंदर अब हमारे पास जो है ARM इंस्ट्रक्शन 32 के अलावा 64 भी अवेलेबल हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि ARM32 और थम के अंदर फ़र्क क्या है। तो फ़र्क इन तीनों में ये है कि ARM इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट की होती है, और थम इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट की होती है। जबकि थंब 2 के अंदर कैपेसिटी दोनों की होती है कि वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन को भी कैरी आउट कर सकता है, और वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन को भी कैरी आउट कर सकता है। ये हमारे पास वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ARM64 देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ARM64 के अंदर आपके पास 64 बिट इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी भी अवेलेबल होती है। इसी तरह अगर हम आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास जब हम नाम अक्सर पढ़ते हैं इसका, तो वो लिखा हुआ होता है ARM Cortex M3 एंड M4। बेसिकली आपके पास Cortex सीरीज़ के अंदर तीन मेन कैटेगरीज हैं। वन इज़ योर A कैटेगरी, सेकेंड वन इज़ योर R कैटेगरी, एंड द थर्ड वन इज़ योर M कैटेगरी। ए कैटेगरी जो है वो एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, जस्ट लाइक योर स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवीज़ एंड गैजेट्स लाइक स्मार्ट वॉचेस। इनके अंदर हमारे पास जो है वो Cortex A सीरीज़ आ जाती है, जिसके अंदर आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस जो है वो सपोर्ट मिलती है, और इसके अंदर आप हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। जो Cortex सीरीज़ है ये रियल टाइम प्रोसेसिंग और हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए
यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें रियल टाइम क्रिटिकल मिशंस को एग्जीक्यूट करना हो, जस्ट लाइक फ्लाइट कंट्रोल। और हमारे पास जो अब एडवांस लेवल की गाड़ियाँ आ गई हैं, जो आपके जो है सेंसर्स के इनपुट को यूज़ करते हुए वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह हो गया। द थर्ड वन कैटेगरी इज़ कॉर्टेक्स एम सीरीज़। ये माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर सिस्टम ऑन चिप जो है उसकी सपोर्ट अवेलेबल होती है। कॉस्ट सेंसिटिव होती है, लो कॉस्ट के अंदर आप ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। रोबोटिक्स आ गई, या आपके जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने आगे बात अभी जिसने की कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट है, वो उसके अंदर जब हम बात करते हैं, कॉर्टेक्स M0 सीरीज़ जो थी वो 16 बिट को जो है वो सपोर्ट करती थी। लेकिन अगर आप जिस तरह वो ऊपर जाते जाते हैं, कॉर्टेक्स M जो आपकी थंब 2 कैटेगरी है, उसके अंदर जो है वो इन तमाम M सीरीज़ और इवन थंब के लिए जो है उसकी सपोर्ट भी अवेलेबल है, क्योंकि थंब 2 जो है वो 16 बिट को भी इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट देती है और 32 बिट इंस्ट्रक्शन को भी सपोर्ट देती है, जबकि ARM इंस्ट्रक्शन सिर्फ 32 बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट देती है। इसी तरह हम अगर आगे देखें तो इनकी इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं जो इसके अंदर फॉल करती हैं। इस तरह अगर आप देखेंगे, कॉर्टेक्स M0 और M1 सीरीज़ के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकते थे यूजिंग 16 बिट इंस्ट्रक्शंस। लेकिन जब आप कॉर्टेक्स M3 तक पहुंचते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसके अलावा जो आपके पास कॉर्टेक्स M3 के अंदर M0 के अंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा फंक्शंस जो हैं अब आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप M4 तक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी इसमें इन्वॉल्व हो गई है और कितने ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो आप इसके ऊपर कैरी आउट कर सकते हैं। और इसी तरह इसी का एक और जो वेरिएंट है M4F, उसके अंदर मज़ीद आपके पास अवेलेबिलिटी आ गई है आपके फंक्शंस को परफॉर्म करने की। Now the next thing which is to be considered is कि जब आप एक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको दो तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। एक है आपका C और दूसरा असेंबली। अगर आपने सिंपल एक टास्क परफॉर्म करना है जिसके अंदर आपने -2 के अंदर 1 को एडिशन करना है, तो एक तरीक़ेकार हो सकता है कि आप उसका C प्रोग्राम लिख लें। C प्रोग्राम लिखने का तरीक़ेकार यही होगा कि आपने एक वेरिएबल को इनिशिएट कराया विच इज़ -2, और उसके अंदर आपने एडिशन करवा दिया, जस्ट लाइक कि आपने वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया x = x+1। तो अगर आप C के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर आप हाई लेवल लैंग्वेज से अपने जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको कंट्रोल कर रहे हैं और इसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका माइक्रो प्रोसेसर एक्ट करेगा और आपका वर्किंग को परफॉर्म करेगा। दूसरा तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप उसको असेंबली लैंग्वेज के थ्रू इंस्ट्रक्शन पास ऑन करें। यही इंस्ट्रक्शन अगर आपने असेंबली के थ्रू परफॉर्म करनी है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसके जो डाटा आपने डिक्लेयर किया है उसको आप डाटा सेक्शन में रखेंगे, जबकि आपने जो उसके ऊपर कंप्यूटेशन करवानी है उसके लिए आप उसको C कोड में उसकी कंप्यूटेशन का प्रोसीजर सारा रखेंगे, और ये कहलाएगी लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन, और ये आपके माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करवाएगी। अब यहाँ पे देखने में नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको असेंबली में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन चूँकि ये लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन है और इसके अंदर जो है आपकी C से कन्वर्जन का जो टाइम है और ट्रांसलेशन टाइम है वो ख़त्म हो गया है, और ये डायरेक्टली मोर नियर टू माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। अब अगर हम C की तरफ से भी देखें कि हमने एक प्रोग्राम जो लिखा जो C की तरफ से आपने हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन से देखा, काम उसने भी असेंबली में कोड जाके चेंज करवाना है।
दैट मीन्स कि आपने जो सी का प्रोग्राम किया वो पहले सी को जो है असेंबली में कन्वर्ट करेगा और असेंबली से मशीन कोड में कन्वर्जन देगा, और मशीन कोड जो है वो आपके ALUs को या CPUs को या माइक्रो प्रोसेसर को जो है उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखें, जो आपने दो इंस्ट्रक्शंस लिखी, इंट x इज इक्वल टू -2, वो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया xdcw -1 के नाम से। ये बेसिकली आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसी तरह अगर आप ये देखें, जो कोड सेक्शन है, ये वैसे -1 आ गया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो है वो दूसरी -2 होनी चाहिए, यहाँ पे गलती से -1 लिखा गया। कोड सेक्शन के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है x, उसकी वैल्यू को एक रजिस्टर में लेके आएंगे विच इज R0। फिर R0 के अंदर जो रजिस्टर है, ये बेसिकली जो x है, ये एक इसका एड्रेस है। जब आप इज इक्वल टू x लिखते हैं तो आप उसका एड्रेस लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब आपने R0 के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया तो ये आपने एक इनडायरेक्शन कर दी है, जिसके थ्रू आप R0 एड्रेस, जो R0 के अंदर जो आपने अभी एड्रेस ला के रखा है, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को R1 में ला के स्टोर करेंगे। और R0 के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज -2। सो ये -2 जो है, ये यहाँ पे R0 के ऊपर जो आपने इनडायरेक्शन की है, इससे R1 में जो वैल्यू आके स्टोर होगी वो होगी -2। सो यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर दूं, R0 के अंदर हमारे पास है एड्रेस, और R1 के अंदर है x की वैल्यू, जो कि है -2। इसके बाद आपने ये किया है कि आपने एडिशन की है R1 के अंदर, जो कि वैल्यू पड़ी थी R1 के अंदर, उसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया है, R1 के अंदर जो रिजल्ट आएगा और R1 के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर 1 को ऐड कर दिया है। सो दैट मीन्स कि आपके पास -2 था यहाँ पे और ये +1 हो गया है, और जो इनका रिजल्ट होगा वो R1 में चला जाएगा। इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास जो R1 के अंदर जो रिजल्ट बना है, उसको आपने R0 का जो के अंदर जाके स्टोर करवाया है। R0 के अंदर नहीं, R0 के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसके अंदर जाके स्टोर करवाया है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये इनडायरेक्शन है। सो आपने R0 के जो वैल्यू के अंदर जो एड्रेस है, उस लोकेशन पर जाकर R1 की वैल्यू को स्टोर करवाया है। सो आपके पास जो R1 में वैल्यू मौजूद थी, विच इज R1 इज इक्वल टू -1, इस वैल्यू को जाकर आपने स्टोर करवाया है लोकेशन x के ऊपर, जो कि आपने यहाँ पे डाटा के अंदर आपने डिक्लेयर की थी। सो ये जो वर्किंग है, आपने जो आपने सी के अंदर दो इंस्ट्रक्शंस लिखी, ये भी जाके पहले असेंबली में कन्वर्ट होंगी, और असेंबली के अंदर इसकी अगेंस्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बनेंगे, और उसके बाद उन इंस्ट्रक्शन से इनके जो है मशीन कोड जनरेट होगा, और उस मशीन कोड से आपका जो प्रोसेसर है वो वर्किंग करेगा। इसको लोड मॉडिफाई स्टोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने पहले मेमोरी से लोकेशन को लोड किया, उसके ऊपर आपने वर्किंग की, उसके रिजल्ट को आपने जनरेट किया, और आपने मॉडिफाई करने के बाद सेम लोकेशन को जाके दोबारा मॉडिफाई करके वहाँ पे आपने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब आप इसको देखेंगे कि आपकी जो आपने ये 3-4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की, उसका तरीक़ेकार आपकी मेमोरी और ALU के दरमियान क्या होगा। सबसे पहले आपने R0 के अंदर जो है
वो लाके आपने इंस्ट्रक्शन का लोकेशन का एड्रेस लाके रखा है, और उस एड्रेस के ऊपर से आपने जिस दूसरा काम किया है कि उस एड्रेस से आपने उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू उसको उड़ा के आपने लोकेशन R1 में सेव करवाया है। जब आपने R1 में वैल्यू को लाके स्टोर करवाया है, तो आपके बाद आपने जो तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है, दैट इज कि आपने R1 के अंदर पड़ी हुई वैल्यू के अंदर आपने 1 को ऐड किया है, और जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको वापस R1 में लाके स्टोर कर दिया है। उसके बाद आपके पास जो R1 में वैल्यू स्टोर हुई है उसको आपने ले जाकर वापस उस जगह पर आके रखा है जहां पे आपने जिस जगह से आपने वो वैल्यू को उठाया था। सो ये आपके पास जो 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई हैं, ये आपकी बेसिकली सी की सिंगल इंस्ट्रक्शन है। सी के अंदर जो है लिखना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि बीइंग ए कोडर आपको जो है ज़्यादा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन हम जब असेंबली की तरफ जाते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि हमें अपने हार्डवेयर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूशन में लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि आपके पास ARM Cortex M सीरीज़ के अंदर जो आपके विद इन द माइक्रो कंट्रोलर आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अक्सर सवाल ये होता है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या फ़र्क है। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट होता है। जिस तरह एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं अपने सिस्टम को अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। जबकि जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये एक चिप होती है, और इस चिप के ऊपर हमारे पास तमाम चीज़ें ऑन चिप अवेलेबल होती हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपके पास ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, और इसके साथ आपके पास सिस्टम के ऊपर ही आपके पास रैम भी मौजूद है, इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी भी मौजूद है, और हमारे पास जो पेरिफेरल्स हैं या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो आप आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक आप कीबोर्ड जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा लें, या आप एक एक्सटर्नल माइक लगा लेते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो आप एक एक्सटर्नल जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्स होती हैं, या पेरिफेरल्स आप उनको कह सकते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा दूसरे पेरिफेरल्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं जिनके थ्रू आप बाकी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास अपने सिस्टम में मौजूद होते हैं, जिस तरह आपके पास USB पोर्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं, या आपके पास जो है लैन केबल अवेलेबल हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सिस्टम में भी अवेलेबल इसके अंदर होती हैं, लेकिन उसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक रैम अलहदा है और अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं, जबकि ये सिर्फ एक चिप के अंदर ही तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसी एक के अंदर जो आपको डेडिकेटेडली चीज़ें फराहम कर दी गई हैं, आपको उसी को रिसोर्स को यूज़ करते हुए काम करना है। इसी वजह से हम असेंबली को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल होती हैं, और हमने उन्हीं रिसोर्सेज को जो है वो ऑप्टिमल वे में उनको यूटिलाइज़ करना होता है। सो ये आप जो भी देख रहे हैं दैट इज़ योर STM32L1, लेकिन हमारे पास इसी तरह जो सेकंड अवेलेबल है दैट इज़ L4, और इसके अंदर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, बजाय इसके कि इसके अंदर आपको कुछ पेरिफेरल्स की यूजेबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि हमारा सिस्टम कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो 4 किस्म की इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। एक है आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, इसके अंदर आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड शिफ्ट एंड रोटेट। जबकि दूसरी किस्म की हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ योर डाटा मूवमेंट।
इसके अंदर आप डाटा जो है मेमोरी से ला के रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सॉरी लोड कर सकते हैं, रजिस्टर से वैल्यूज़ को वापस मेमोरी में जाके स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे आप डाटा को मूव कर सकते हैं। तीसरी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं काइंड ऑफ उनके अंदर आप कंपेयर एंड ब्रांचिंग करते हैं, जहां आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या आपको दो में से या तीन में से या मल्टीपल वेज में से आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। सो बेस ऑन दोज थिंग्स आप या आप जो है वो एक या मल्टीपल पाथ्स में से कोई एक पाथ चूज करके उस पाथ पर आने वाली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इफ़ एंड देन की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ब्रांचिंग आ जाती है, कंपेयर एंड ब्रांचिंग इफ़ योर रिजल्ट इज़ ज़ीरो, इसकी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। और चौथी टाइप जो है वो हमारे पास मिसलीनियस कैटेगरी आ जाती है, जहाँ पे आपने किसी इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं या इंटरप्शन का वेट कर रहे हैं, या आप ब्रेक पॉइंट पे कर रहे हैं, या आप डाटा सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, या आप डाटा सिंक्रोनाइजेशन को बंद कर रहे हैं। ये इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। जब भी आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उस इंस्ट्रक्शन के चार हिस्से होते हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट हिस्सा जो है वो लेबल कहलाता है। लेबल जो है ये किसी इंस्ट्रक्शन के लिए लाजमी और मलजूम नहीं है कि आप हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक लेबल लगाएं, और इसके लिए कोई स्पेशल वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अंदर आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें जो आपके इंस्ट्रक्शन के निमोनिक के तौर पे यूज़ हो रहे हों। निमोनिक क्या है? निमोनिक वो इंस्ट्रक्शन का वर्ड है जो आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है। जस्ट लाइक आपने एडिशन करवानी है तो उसके लिए आप ऐड लिख रहे हैं, तो ये स्पेशल की वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स हैं, और जब भी आप निमोनिक के अंदर वो लफ्ज लिखेंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। थर्ड वन इज योर ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेंड्स आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ऑपरेंड 1 है ये हमेशा आपका डेस्टिनेशन कहलाता है। उसकी वजह यह है कि जो भी आप ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो निमोनिक में आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका रिजल्ट आपका डेस्टिनेशन में आएगा विच इज इन योर ऑपरेंड 1, और जो ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3 है ये आपके सोर्स कहलाते हैं। सो दैट मीन्स कि आपके जो सोर्स ये वो ऑपरेंड्स होंगे जहां से आपकी वैल्यू जो है वो मैनिपुलेशन होगी, लेकिन इनके ऊपर असल में इनके अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू यूज कर सकते हैं आप। जिसके अंदर आपका फर्क पड़ेगा वो डेस्टिनेशन है। सो दैट मीन्स कि अगर डेस्टिनेशन है उसके अंदर कोई वैल्यू है तो उसके अंदर अपडेशन जो होगी वो ऑपरेंड 1 में होगी, इसलिए हम इसको डेस्टिनेशन कहते हैं। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज योर कमेंट। कमेंट इसलिए रखा जाता है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है और आपकी इस इंस्ट्रक्शन को आप जब ट्रबल शूट करेंगे या डी कोड करने की कोशिश करेंगे या अपने प्रॉब्लम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कोड को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपने ये इंस्ट्रक्शन किस लिए लिखी थी। तो ये आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे कमेंट लिखते हैं। जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप लेबल लिख सकते हैं इन योर फर्स्ट पार्ट। लेबल का काम रेफरेंसिंग करना है, इसके लिए कोई खास कीवर्ड्स नहीं है। आप अपने अल्फाज के अंदर किसी का नाम लिख सकते हैं, किसी का कुछ और भी आप यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, जिन नेम्स लाइक अली, अहमद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लफ्ज़ क्या लिखा है। हाँ, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज को आपने बस जो ध्यान में रखना है वो ये है कि वो निमोनिक ना हो, क्योंकि अगर निमोनिक होगा या आपके जो है इस ऐसा लफ्ज़ यूज़ हो जाता है जो आपके इंस्ट्रक्शन को जो है वो
अफेक्ट कर सकता है, वो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, सिर्फ रेफरेंसिंग के लिए ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम देखेंगे, अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, हमने यहाँ पे एक लेबल लगाया है टारगेट। अब ये एक सादा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन ये आपका जो है, इससे अगला जो लफ्ज़ है ऐड, ये हमारा निमोनिक है, जो हमें बता रहा है कि आपने इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करनी है। अब हमें यहाँ पे ऐड को देखने के बाद पता लगेगा कि हम एक एडिशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो R0 में आएगा, और हमारी जो एडिशन होगी वो R2 और R3 पर होगी। और R2 और R3 को सॉरी, कहना इस तरीके से चाहिए कि R0 के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली R0 के अंदर आप ऐड करेंगे R2 को और R3 को, और इन दोनों का एडिशन की वैल्यू आप R0 में ला के रख देंगे। और कमेंट के अंदर, यहाँ पे कमेंट जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेमी कॉलन के बाद आप लिखते हैं ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक सादी अंग्रेजी में आपने अपनी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए आपने लिखा है कि आप यहाँ पे R2 और R3 की वैल्यू को R0 में स्टोर करवाने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल वेरिएंट्स मौजूद हैं। जिस तरह आप फर्स्ट देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि आप R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड करवा रहे हैं। इसका सेकंड वेरिएंट में R1 और R3 है, ये आपका 2 ऑपरेंड है, जबकि पहले वाला 3 ऑपरेंड है। जो सेकंड वाला है जिसमें आपके 2 ऑपरेंड हैं, इसके अंदर आपने R1 को ही सोर्स सेकंड कंसीडर किया है, और इसके अंदर आपने R3 को ऐड किया है और रिजल्ट को R1 में ऐड स्टोर करवा दिया है। इसके थर्ड वेरिएंट के अंदर आपने R1 के अंदर डेस्टिनेशन के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करवाया है, जबकि हमारे पास सोर्स वैल्यूज जो हैं वो R2 और एक इमीडिएट वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि आपने R2 के अंदर एक इमीडिएट वैल्यू को स्टोर ऐड करवाया है, और जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको आपने R1 में स्टोर करवाया है। इसके बाद जो आपको लास्ट ऑप्शन नजर आती है, दैट इज योर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड आपकी इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आपको सिर्फ डेस्टिनेशन गिवन है, और आपने डेस्टिनेशन के अंदर रजिस्टर को ही एज ए सोर्स भी लिया है, और उसके अंदर आपने अपनी इमीडिएट वैल्यू को ऐड करवाया है, और ऐड करवाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको आपने R1 के अंदर ही स्टोर करवाया है। ये था हमारे इस लेक्चर का पार्ट 1। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके जो पोर्शंस हैं, जिस तरह हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि हमारे 2 मेन पोर्शंस हैं, वन इज़ योर डाटा एंड द सेकंड वन इज़ योर कोड। तो हम जब इन 2 सेक्शंस के अंदर बात करते हैं तो हमें लिखते हुए किस तरीके से लिखना चाहिए, और जो है उसके इंस्ट्रक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारे पास वर्किंग आसान हो सके।